नमस्कार। खास कार्यक्रम देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। 14 साल के बाद गुजरात के गुलबर्ग सोसाइटी हत्याकांड में फैसला आया है। गुजरात की एक स्पेशल कोर्ट ने 66 में से 24 लोगों को सज़ा सुनाई है और 36 लोगों को बरी किया है, जिसमें बीजेपी के कॉरपोरेटर बिपिन पटेल और केजी इरदा भी शामिल हैं। बरी हुए लोगों में जो उस समय डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस भी थे, उसकी भूमिका निभा रहे थे। 28 फरवरी 2002 को कई हज़ार लोगों की एक हिंसक भीड़ ने सेंट्रल अहमदाबाद के एक अपस्केल गुलबर्ग सोसाइटी पर हमला कर दिया था। 69 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। कई घंटे चली इस हिंसा में कांग्रेस पार्टी के पूर्व सांसद एहसान जाफरी भी शामिल थे। उनकी दर्दनाक मौत के बाद उनकी पत्नी सहित कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मिलकर ये कानूनी लड़ाई लड़ी है, जिसके नतीजे के तौर पर आप देख रहे हैं कोर्ट का ये फैसला। इस मामले में शामिल लोगों की जो राय है अदालत के इस फैसले को लेकर अलग अलग आ रही है। कुछ लोग इसे अधूरा इंसाफ मान रहे हैं तो कुछ इसे राहत की खबर बता रहे हैं। सबसे खास बात यह रही है, दो महत्वपूर्ण बातें, कि अदालत ने इसे षड्यंत्र मानने से इनकार कर दिया है और साथ ही कई कद्दावर लोग जो हैं बरी भी हुए हैं। कई लोग इसे इस तरह से बता रहे हैं कि जो ज़मीन पर काम करने वाले लोग थे, यानी कि जिन्हें फुट सोल्जर कहा जाए, वो लोग जो हैं काफ़ी हद तक इसमें उनको सज़ा मिली है और जो लोग जो रणनीतिकार रहे हैं दरअसल उन्हें बरी किया गया है। लेकिन अदालत ने जब षड्यंत्र मानने से इसे इनकार किया है तो कैसे इस थ्योरी को माना जाए। मेरे साथ कई मेहमान मौजूद हैं जिनके ज़रिए इस मुद्दे को समझने की कोशिश करेंगे। शबनम हाशमी मेरे साथ मौजूद हैं, जानी मानी सोशल एक्टिविस्ट हैं और गुजरात दंगों के जो विक्टिम्स हैं, जो पीड़ित हैं, उनके साथ लगातार काम करती रही हैं। दूसरी खास मेहमान मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल एडिटर हैं, बिजनेस स्टैंडर्ड की अदिति फडनिस हैं। कांग्रेस पार्टी से मेरे साथ आलोक शर्मा मौजूद हैं स्टूडियो में। आरएसएस के थिंकर राकेश सिन्हा मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि डायरेक्टर हैं इंडियन पॉलिसी फाउंडेशन के। और जल्द ही मशहूर वकील केटीएस तुलसी जो हैं सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के, मेरे साथ जुड़ जाएंगे। उनसे कानूनी पहलू हम समझने की कोशिश करेंगे। अदिति, सबसे पहले मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ कि इस मुद्दे पर दो बिल्कुल अलग अलग कॉन्ट्रास्टिंग व्यू जो हैं सुनने को आ रहे हैं। एक पत्रकार के तौर पर आप इसे किस तरह से देखती हैं? मेरे ख्याल से ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पे समन्वय नहीं हो सकता है, मतैक्य नहीं हो सकता है। तो और एक पत्रकार के नज़रिए से हमारा काम है ये देखना कि हर आदमी का जो बयान है या जो उनका नज़रिया है वो एक्यूरेटली बाहर आता है। तो दोनों साइड में खासकर जो एसआईटी की जो भूमिका पर लगातार सवाल उठे हैं, मनोज मित्ता को मैं पढ़ रही थी जिन्होंने लगातार इस मामले में उन्होंने किताब भी लिखी है। उन्होंने कहा है कि शुरू से ही जिस तरह से एसआईटी का रवैया था, उन्हें हैरानी नहीं है कि इस तरह का जो है वो वर्डिक्ट आया है। मतलब बिना गहराई में, बहुत ज़्यादा गहराई में जाते हुए, क्योंकि अपील भी होगी इस पे निश्चित तौर पर, मेरे ख्याल से निश्चित रूप से अगर कुछ लोगों को कन्विक्ट किया गया है तो कुछ लोगों को एक्विट भी किया गया है। और जो गए वो भी किसी के पिता थे, किसी के बेटे थे, किसी के भाई थे। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही संवेदनशील मामला है और इसे बहुत सहानुभूति से और बिल्कुल रिपोर्ट करना चाहिए। शबनम हाशमी, ये बताइए फिलहाल कि गुजरात दंगों के मामलों में जितना कन्विक्शन रहा है, काफ़ी हाई रेट कन्विक्शन माना जाता है कि बहुत कम मामलों में इतना कन्विक्शन हो पाया है इस मामले पे, जबकि कुछ लोगों को जो है कन्विक्शन हुआ है और कुछ लोग जो हैं क्विट हुए हैं, उनको बरी किया गया है। क्यों ऐसा लगता है कि एसआईटी के रोल पर जो है सवाल उठाया जाए, जिस पूरे मामले पर जिस तरह से रवैया रहा अदालत का, पुलिस का, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का? देखिए, कन्विक्शन रेट हाई रहा है ये तो बहुत ही कंपैरेटिव टर्म्स में कहा जा सकता है। गुजरात में 4,500 से ज़्यादा केसेस फाइल किए गए थे और बहुत सारे नहीं भी हुए थे। उसमें से ज़्यादातर तभी बंद कर दिए गए थे, फिर सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया और उनको खोला गया। जो भी कन्विक्शन हुआ है उसकी वजह दो हैं। एक तो ये कि सुप्रीम कोर्ट का लगातार उस पर एक नज़र बनाए रखना, सुप्रीम कोर्ट तक केसेस का पहुँचना, और पूरे हिंदुस्तान और बल्कि इंटरनेशनल कम्युनिटी ने भी जितना बड़ा गुजरात में कार्नेज हुआ था उस पर एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्स भी था। तो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट का, चाहे वो तीस्ता सीतलवाड़ हो या उनके जैसे और बहुत सारे एक्टिविस्ट हो, उनका लगातार गुजरात के मामलों में को फॉलो करते रहना, उस लड़ाई में उसका हिस्सा होना, एक बड़े तरीके से एक हिस्सा होना, उसकी वजह से कन्विक्शंस हुए हैं जो भी हुए हैं। लेकिन मैं उनको बहुत ज़्यादा कन्विक्शंस नहीं मानती। नरोडा लेकिन शबनम, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी बनाई, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम, और वो जो है अदालत में उसने तमाम मामलों को देखा, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में
इन तमाम मामलों को देखा गया, क्या इससे बेहतर न्याय प्रणाली का इस्तेमाल किया जा सकता था? किया जा सकता था, क्योंकि ये भी हो सकता था कि जो सुप्रीम कोर्ट ने एमिकस क्यूरी जिनको बनाया था, उनकी निगरानी और ज़्यादा निगरानी उनकी होती, क्योंकि उन्होंने तो पहले भी ये कहा था कि ऐसे हालात थे जिसमें कन्विक्शन, जिसके अंदर इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। जब पहले मामला आया था, जब शोर मच रहा था कि मोदी जी को क्लीन चिट मिल गई, तो अमिकस क्यूरी का जो स्टेटमेंट था वो बाकी सबसे बहुत अलग था। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि किसी सर्विंग चीफ मिनिस्टर को बुलाया गया और पेशी हुई उनकी वहां पर। हाँ, ये सब भी तो नाम एसआईटी ने किया। नाम को भी। और दूसरी बात ये कि एसआईटी में जिस तरह के ऑफिसर्स जो उसका हिस्सा बने, जिसमें बहुत सारे ऑफिसर्स गुजरात के अपने थे, जिनके ऊपर बहुत सारे पहले से क्वेश्चंस थे, तो टीम जो है वो बेहतर हो सकती थी। जो लोकल, जिस तरह आप जानते हैं, जिस तरह के प्रेशर्स पड़ते हैं, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन करके और विटनेसेस को वो भी दिलवाया, प्रोटेक्शन भी दिलवाया, सेंट्रल टीम से दिलवाया, उस वजह से कुछ केसेस जो है आगे बढ़ पाए। लेकिन मैं तब भी ये कहूँगी कि जैसे आपने खुद ही कहा पहले कि अधूरा फैसला है, तो कन्विक्शन हुआ, इसको मैं वेलकम करती हूँ। उसमें से ये सारे चार्जेस हटा लिए गए, कॉन्स्पिरेसी का हटा लिया गया, ये बहुत ही हैरानी की बात है, क्योंकि नरोडा पार्टियां 2 किलोमीटर दूर है, वहाँ कॉन्स्पिरेसी है और यहाँ कॉन्स्पिरेसी नहीं है। केटीएस तुलसी जी, कानूनी नजरिए से मैं आपसे समझने की कोशिश करती हूँ। जो एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि 2 किलोमीटर दूर नरोदा पाटिया, उसमें बाकायदा जज का ये बयान आया है कि इसको जो है सिर्फ एक्शन के रिएक्शन के तौर पर नहीं देखा जा सकता, दरअसल पूरे तरीके से ये एक हिंसक षड्यंत्र था जिसके तहत इतने लोगों की जान गई। उसी के कड़ी में अगर हम गुलबर्ग सोसाइटी के हत्याकांड को देखें तो अदालत के नज़रिए से इसको मानने से इनकार किया गया है कि ये कोई षड्यंत्र था। आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं समझता हूं कि फिर भी मैं इस जजमेंट का स्वागत करता हूं, क्योंकि इतने मुल्जिमों को सज़ा मिली और ये सज़ा भी सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन की वजह से हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में दोबारा इन्वेस्टिगेशन का जांच के ऑर्डर्स दिए 26 अप्रैल 2008 को, और फिर उसके बाद एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट की गई जिसने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में दोबारा इन्वेस्टिगेशन की, और एसआई की जो क्लोजर रिपोर्ट थी वो भी अपहोल्ड की गई 26 दिसंबर 2013 को। इसके बाद जो एविडेंस अगर हम चेक करते हैं कि इस केस में बहुत सारे, एक तो 14 साल का वक्फा जो था, उससे जो एविडेंस है वो डाइल्यूट हो जाता है। ऐसे राइट केसेस में इतनी कन्विक्शंस भी असंभव ही मानी जाती हैं। ये हो गई क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें टाइमली इंटरवेंशन किया और एसआईटी को कॉन्स्टिट्यूट किया। मगर फिर भी इन स्पाइट ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स इंटरवेंशन बहुत सारे गवाह जो हैं वो होस्टाइल हो गए, वो मुकर गए। जब गवाह ही मुकर जाता है तो अदालत के लिए कॉन्स्पिरेसी को साबित करना संभव नहीं रहता। तो मैं ये समझता हूँ कि अभी तो पूरी जजमेंट तो नहीं आई है, मगर जितने भी एक्सट्रैक्ट्स मीडिया पे मिले हैं उनको पढ़ने के बाद मैं कहता हूँ कि अभी अगर इनमें से 11 मुल्जिमों को भी मौत की सज़ा मिलेगी, जिसके लिए प्रोसिक्यूशन दावा कर रही है, तो ये एक बहुत बड़ी जीत है इंसाफ की और बहुत बड़ी जीत है सच की। ठीक है, लेकिन तुलसी जी, क्या जो प्रोसिक्यूशन लॉयर के जो रोल पर, किरदार पर जो है बार बार उंगली उठ रही है, क्या आप इस बात से सहमत हैं या आपको लगता है कि उन्होंने अपना काम ठीक तरीके से किया? एसआईटी के ऊपर भी अगर हम भरोसा नहीं करेंगे तो किसके ऊपर भरोसा करेंगे? मैं नहीं समझता हूं कि इसमें कुछ भी और हो सकता था। देखिए, आप राइट केसेस में कन्विक्शंस होती ही नहीं है। मुजफ्फरनगर में हुआ और तकरीबन 70 राइट्स हो चुके हैं, उनमें सज़ा नहीं होती है। इसमें सज़ा इसलिए हो गई कि बहुत जल्दी से लोकल पुलिस ने चार्जशीट फाइल की और एक्विटल ले ली, और उसी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया और मॉनिटर करने के लिए अपनी एसआईटी बना दी। तो अगर सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग नहीं होती री इन्वेस्टिगेशन में, तब ये संभव नहीं होता। जो हो गया है वो ही बहुत है। बिल्कुल। राकेश सिन्हा जी, हमेशा बताइए, हर क्रिमिनल केस में सब कुछ नहीं मिलता। बिल्कुल ठीक है।
राकेश सिन्हा जी, बताइए, पहली बात तो आपकी प्रतिक्रिया क्या है, दूसरी बात यह है कि जो सबसे बड़ी जो बेचैनी लग रही है जिन लोगों में जिन्होंने इस पूरे मामले को लगातार पिछले 14 साल से फॉलो किया है, जाहिर आप समझते हैं कि अदालती कार्रवाइयाँ, पुलिस थाना, ये आम लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है, खासकर वो विधवा एहसान जाफरी की बीवी जो इस उम्र में लगातार सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ, वकीलों के साथ लगी रही। हमने भी मीडिया के तौर पर लगातार इस केस को फॉलो किया। 14 साल में अब ये मकाम आया यहाँ पर जिसमें कि 24 लोगों को कन्विक्ट किया है, लेकिन 11 लोग ऐसे हैं सिर्फ जिनको सीरियस चार्जेस में कन्विक्ट किया है। कई लोग सवाल ये पूछ रहे हैं कि 69 लोगों को मारने में किस तरह से सिर्फ 24 लोग जो हैं वो कन्विक्ट हुए हैं। देखिए, न्याय व्यवस्था में आप एक बात ध्यान रखिए कि जब कभी भी कोई फैसला आता है तो जो विक्टिम होता है उसके मन में आक्रोश और भावना दोनों होती है। तो मनोनुकूल फैसला जब नहीं आता तो उसके मन में सवाल होते हैं। सवाल कोई स्वाभाविक और सहज होता है, इसमें मैं सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूँ। लेकिन न्याय व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर देना, पुलिस व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर देना, SIT के ऊपर सवाल खड़ा कर देना, तो मुझे लगता है यह अस्वाभाविक है, यह सहज नहीं है। इसका मैं 2 कारण बताता हूँ। PV देसाई, न्यायमूर्ति PV देसाई ने जब अपना फैसला दिया और 120B हटाया जिसके कारण षड्यंत्र है, उसके उन्होंने कुछ तर्क दिए कि षड्यंत्र क्यों नहीं है। अब उसका समय नहीं है, उन्होंने साबित किया कि षड्यंत्र नहीं था, इसी कारण से लोगों को छोड़ा गया। एक दूसरी बात, यदि न्याय व्यवस्था ठीक से काम नहीं करती तो 11 लोगों को जिसकी उम्मीद बता रहे हैं कि या तो डेथ पेनाल्टी मिलेगा या आजीवन कारावास की सज़ा मिलेगी। अब मुझे लगता है यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं सब डेथ पेनाल्टी के विरोध में खड़े हुए, मेमन के समर्थन में खड़े हुए थे कि डेथ पेनाल्टी नहीं मिले। तो कम से कम तुलसी साहब से मैं उम्मीद नहीं कर रहा था कि वो इस तरह से कहेंगे कि डेथ पेनाल्टी मिले। तो मैं ये नहीं कहता हूँ क्या दें क्या नहीं दें, लेकिन मैं जानता हूँ कि शबनम हाशमी भी डेथ पेनाल्टी के विरोध में बहुत बड़ा लंबा कैंपेन करते रही हैं। तो जो भी सज़ा मिले वो मिलेगी। दूसरी बात है, आप देखिए कि 27 तारीख को गोधरा हुआ और 28 तारीख को एक घटना घटी। 28 तारीख की घटना में जो न्यायाधीश ने जो बात कही कि अंदर से भी गोली चली, प्राइवेट गन से गोली चली, जिसमें 11 लोग बाहर, 14 लोगों को घायल हुए, 5 लोग मारे गए। तो जब अंदर से गोली चलती है, ये न्यायाधीश ने स्वीकार किया और लोकल पुलिस के इन्वेस्टिगेशन को भी इंडोर्स किया, वकील्स को भी धन्यवाद दिया। तो न्यायाधीश ने एक बड़े हॉलिस्टिक अप्रोच लिया। जहां तक SIT का सवाल है, जब SIT का गठन हुआ तो SIT के चीफ राघवन ने अपने मनोनुकूल पुलिस अफसर्स को उसमें नियुक्त किया। उसमें राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं था, सीधे सर्वोच्च न्यायालय को रिपोर्ट कर रहे थे। उसके बाद भी तीस्ता सत्यवाद और उनसे जुड़े हुए NGO ने जब ऑब्जेक्शन दिया, जो इतना लंबा दौर क्यों हुआ उसका एक कारण आप समझना चाहिए। उनके ऑब्जेक्शन के कारण लगभग 5 वर्षों तक सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया इन्वेस्टिगेशन को। ये शायद फैसला आज से 6 साल पहले ही आ गया होता, इनके ऑब्जेक्शन के कारण रोक दिया गया। तो मुझे क्या लगा कि एक तो न्याय व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था काम कर रही थी, बाहर से एक NGO का बड़ा ग्रुप जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड होकर, उनका उद्देश्य न्याय कितना मिले नहीं मिले, एक विचारधारा और उसके लोगों के खिलाफ कैंपेन करना। जैसे अभी शबनम हाशमी कहते बड़े लोग छूट गए, छोटे लोग आ गए, फुट सोल्जर्स आ गए। अरे न्याय व्यवस्था काम कर रही थी, कोर्ट में सब लोगों ने अपनी दलीलें दी, कोर्ट ने एविडेंस के आधार पर निर्णय दिया, जैसा तुलसी जी ने कहा निर्णय दिया। आपको मैं बताऊं, 2 दंगे, बड़े दंगे इस देश में हुए हैं। 84 का दंगा हुआ और 2002 वापस आती हूँ राकेश सिन्हा, मैं यहाँ से राजधानी दिल्ली में हुए 84 के दंगों में मैं बता दूं कन्विक्शन का रेट क्या है। और जो जिनका दंगा में PUCL ने, जिनके बारे में एविडेंस के साथ PUCL ने डॉक्यूमेंट जारी किया, PUDR ने डॉक्यूमेंट जारी किया, ठीक है राकेश सिन्हा जी, वापस आती हूँ, जारी किया, आलोक शर्मा जी का रिएक्शन मिलूंगी। लेकिन शबनम, एक आपसे रिएक्शन में चाहती हूँ, वो ये कह रहे हैं कि स्टेट मशीनरी जो है वो पूरी तरीके से नॉन इंटरफेरेंट है। मैं अपनी बात पूरी कर दूं। देखिए मैं जी जल्दी से बोलिए। अरफा जी, 3 लोगों ने बोला, मुझे बात पूरी करने दीजिए। मैं जल्दी से कैसे बोलूं? 3 लोगों से आपने और आप मुझे मैं सवाल के साथ दोबारा आऊंगी आपकी तरफ। आप मेरी बात सुन लीजिए। आप मैं अपनी बात पूरी कर लूं। मैं अपनी बात पूरी कर लूं कि मैंने जो कहा, जो गन पकड़ा गया वो किसके नाम पर रजिस्टर था, यह भी कोर्ट ने दाखिल किया। मैं उनका नाम लेना नहीं चाहता हूं चूंकि अब इस नहीं है जी। और दूसरी बात कि 250 लोग उस सोसाइटी में रहते थे, गुलबर्ग सोसाइटी में। उसमें जितने लोगों की हत्या हुई थी, बाकी लोगों को क्या पुलिस ने नहीं बचाया? पुलिस ने भूमिका अदा की। 124 राउंड गोलियां चली, 134 राउंड अश्रु गैस से गोले छोड़े गए, ठीक है, और पुलिस की गोली से 5 लोग मारे गए।
5 लोग मारे गए, कई लोग घायल हुए। ठीक है, तो ठीक है। ऐसा पूरी तरह से कैंपेन करना, पुलिस ने कोई भूमिका नहीं निभाई। न्याय व्यवस्था गुजरात में प्रभावित रही। गुजरात के हाईकोर्ट पर सवाल खड़ा करना, गुजरात के पुलिस पर सवाल खड़ा करना, हाईकोर्ट के इस जजमेंट में लेकिन राकेश सिन्हा जी, सवाल तो ये उठ रहा है कि खुद सुप्रीम कोर्ट ने राइट माना। खुद सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए अपनी निगरानी में एसआईटी बनाई थी, इसीलिए चूंकि गुजरात में जो अदालत और पुलिस का काम था उसके ऊपर विश्वास नहीं था। चलिए मैं आती हूँ दोबारा आपकी तरफ। शबनम हाशमी जी, पहले स्टेट मशीनरी वाली बात विश्वास पे आप नहीं कीजिए, विश्वास नहीं कीजिए। जैसा अब आप उसको कह रही हैं हाफ कि जस्टिस उससे भी कह रहे हैं। ना तो सिर्फ अब ये क्या कि सुप्रीम इंटरनेशनल कोर्ट ने कोर्ट ऑफ अपनी जस्टिस के अंदर निगरानी में किया, ये बल्कि फैसला बहुत होगा। सारे सुप्रीम केसेस कोर्ट को कह रहा था, सुप्रीम हाफ कोर्ट जस्टिस कर रहे ने हैं। बाहर भी उनको भेजा, महाराष्ट्र मांग ये हो रही में, थी चाहे कि वो बिल्किस बानो राज का के हो, बाद, क्योंकि हाँ। क्योंकि भरोसा नहीं था। लेकिन ये कहना कि स्टेट मशीनरी का मतलब, ये तो प्रूव्ड है, इसमें हजारों इसमें स्टडीज हो चुकी, इसमें फैक्ट फाइंडिंग्स आ चुकी। नरोडा पाटिया का केस की अगर हम खुद बात करें, वहाँ पे जज ने बहुत क्लियरली कहा कि कॉन्स्पिरेसी थी, और कॉन्स्पिरेसी जाहिर है कि सिर्फ एक केस की बात नहीं हो रही, पूरा गुजरात में जो हुआ। 27 फरवरी को ट्रेन जलती है, उससे एक हफ्ता 10 दिन पहले त्रिशूल तलवारें पूरे गुजरात में गैस सिलेंडर्स पहुंच चुके थे। तो ऐसा तो नहीं है कि ख्वाब आ रहा था कि हमें 22 को, और अगर स्पॉन्टेनियस होता तो 5,000 10,000 लोग आते। आप पैटर्न देखिए पूरा। और बाबू बजरंगी का जो इंटरव्यू है, जो तहलका टेप्स के अंदर है, उसको आप पढ़िए तो आपको पता चलेगा कॉन्स्पिरेसी क्या थी। बिल्कुल वो तो सामने है। जी हाँ। और राकेश शर्मा की फिल्में भी इस दौरान देखी हैं, जिसमें आरफा जी, उन्होंने मैं एक गवाहों बात जोड़ के, दूं। जी हाँ मैं आती हूँ राकेश जी, आरफा आलोक जी, शर्मा बैठे इंतजार कर रहे हैं। आरफा जी एक बात जोड़ दूं, एक पंक्ति जोड़ दूं। इस पीबी देसाई ने अपने जजमेंट में स्टिंग ऑपरेशन को गलत बताया, स्टिंग ऑपरेशन को स्वीकार नहीं किया। जिस ढंग से लोगों के मुंह से कभी कभी प्रोवोक करके कहवाया जाता है, पीबी देसाई के जजमेंट को लोगों ने नहीं पढ़ा है। मैंने उस जजमेंट का वो हिस्सा देखा है, जजमेंट का बहुत बड़ा हिस्सा मैंने पढ़ा है, और उसमें पीबी देसाई ने किस तरह से स्टिंग ऑपरेशन के पर सवाल खड़ा किया, आप देखिए। ठीक है, इसका अर्थ है कि पूरे एक जो अभियान चलाया गया, उस अभियान में जमीन पे मौजूद थे, घूम रहे थे, अपनी आंखों से देखा है, अपनी आंखों से अपने कानों से सुना है, बातें की हैं जिन औरतों के साथ बीता है। हमको यहाँ नहीं तो आप ही न्यायाधीश बन जाइए, आप न्यायाधीश बन जाइए। मैं इस केस की बात नहीं कर रही, आप ही न्यायाधीश, मैं पूरे गुजरात कार्नेज की बात कर रही हूँ, मैं गुलबर्ग सोसाइटी की बात नहीं कर रही। जज भी आप हैं। ठीक है आलोक शर्मा। अरे क्या बात करते हैं, 84 के गोधरा के विक्टिम के बारे में आपको याद है? बड़े जज हैं इस आप पैनल गोधरा के एक में, विक्टिम का वही नाम सारा लीजिए। समय भी लेना चाहते हैं और किसी को सुनना भी नहीं चाहते किसी हैं। टेलीविजन डिबेट में नहीं राकेश जी, थोड़ा सुनने की भी आदत डालिए, बहुत संवेदनशील विषय है, गोधरा में संवेदनशील विषय। इस पर इस तरह से आप बोलते रहेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, दर्शकों को अच्छा नहीं लगेगा। राकेश जी, आलोक शर्मा जी को बोलने दीजिए, खामोश हैं वो, अभी तक एक शब्द नहीं बोला उन्होंने। नहीं आप देखिए, आप चाहते हैं कि मैं आपको ना बोलने दूं तो मैं आधा घंटा आपको नहीं बोलने दूंगा, आपके कथन, लेकिन आप डिबेट की कम से कम गरिमा को रखिए। गोधरा पर भी उन्हीं लोगों ने करवाया, आप यही कहना चाहते हैं। डिबेट में हमारे साथ 2 वरिष्ठ लोग भी हैं, आप कम से कम उस डिबेट की गरिमा को रखिए। राकेश सिन्हा जी माफ करिए, जी माफ करिए, अभी उनको बोलने दीजिए आलोक शर्मा को। जी, पीवी देसाई जी ने कहीं नहीं कहा है कि वो टेप जो है वो झूठा है। सबसे पहले तो मैं आपकी झूठ यहीं पर पकड़कर इसको बंद कर देता हूं। वापस आते हैं, मुझे एक बात बता दीजिए। अरे भाई बिल्कुल नहीं कहा है उन्होंने, आप उसको जजमेंट को पूरा पढ़िए। आरएसएस और बीजेपी के प्रवक्ताओं को झूठ बोलने की बहुत बढ़िया कला और महारत हासिल है। वापस आते हैं मुद्दे पर। 14 साल लगे, सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ा। आज आप एसआईटी और न्यायपालिका पर इतना बड़ा बखान कर रहे हैं कि एसआईटी पर भरोसा करना ही चाहिए, लेकिन अभी आप 10 दिन पहले इशरत जहां मामले में कहते थे कि एसआईटी ने भी गलत किया और वहां के जो गांधीनगर का जिला न्यायाधीश था उसने भी गलत किया। मैं समझता हूं अपने आप में थोड़ा सा बैलेंस और तारतम्य रखिए। दूसरी चीज, अरे सर छोड़िए ना, आप उसको डाइवर्ट मत कीजिए। आज जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं उस पर बात कर लेते हैं। नहीं, आज जिस पर टॉपिक पर बात कर लेते हैं, मुझे एक बात कॉमन सेंस की समझा दीजिए कि 20 लोगों ने मिलकर 80 लोगों की हत्या कर दी। क्या वो ट्रेंड आतंकवादी थे? क्या वो फोर्स के आदमी थे? क्या AK-47 लेकर गए थे? 84 के दंगे को हम भूल जाए। अरे भाई, आप 84 के दंगे पर क्यों जाना चाहते हैं? राकेश सिन्हा जी, मैं माफी चाहती हूँ, इस कार्यक्रम का ये फॉर्मेट नहीं है, आपको बोलने का पूरा मौका मिलेगा। मैं केवल ये कहना चाहता हूं, इसको बहुत तारतम्यता के साथ देखना चाहिए, सीक्वेंस के तहत देखना चाहिए। 2002 के दंगे होते हैं, 2008 में आकर सुप्रीम कोर्ट को जब देखा जाता है कि पूरी तरह से जो तमाम वहां की पुलिस है वो साक्ष्यों को, सबूतों को मिटाने पे लगी हुई है, तब सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर करके एसआईटी का गठन करता है। और एसआईटी क्योंकि 6 साल बाद बनी है और एसआईटी में वही अधिकारी हैं जो स्वयं कहीं ना कहीं आरोपों के घेरे में खड़े हैं, वही डीएसपी, वही इंस्पेक्टर, वही पुलिस के आईओज हैं, तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर सवालिया निशान लगता है। और प्रैक्टिकली भी अगर आप सोचें तो आप देखिए कि क्या 20 लोग मिलकर 80 लोगों की हत्या कर सकते हैं? किस तरह से कर सकते हैं? अरे उस सरेआम पूरी तरह से आग लगा रहे हैं। आप कह रहे हैं सोसाइटी में 250 लोग थे, तो 250 लोगों के ऊपर काबू 20 लोगों ने कैसे पाया? इसका सीधा सीधा यह है, कांग्रेस पार्टी न्यायपालिका का सम्मान करती है, लेकिन सबूतों के साथ छेड़छाड़ हुई,
पुलिस ने पूरी तरह से चार्जशीट जिस तरह से सबमिट नहीं, होनी चाहिए लेकिन थी वैसे आलोक शर्मा नहीं जी की। मुझे सवाल ये पूछने दीजिए, केटीएस तुलसी जो कि खुद सीनियर लॉयर हैं, उन्होंने बहुत सारे केसेस अपनी आंखों के सामने गुजरते देखे हैं, 84 की बात भी वो कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि दंगों के मामले में 14 साल बाद अगर ये फैसला भी आ पाया है, ये भी अपने आप में न्यायपालिका की, लोकतंत्र की जीत की तरफ इंगित देखिए, करता मैं है। समझता हूँ वकील के नाते उन्होंने जीत कहा है, मैं भी स्वागत करता हूँ। न्यायपालिका अगर कम तथ्यों के आधार पर, कम सबूतों के आधार पर, पुलिस की बायस्ड होने के बावजूद अगर इस निष्कर्ष पर पहुंची है, तो न्यायपालिका कानून जो है वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से हम उसका स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं कि उन्होंने यहाँ तक इस मैटर को पहुँचाया। लेकिन इतना अवश्य है कि तब सबूतों के साथ, साक्ष्यों के साथ एसआईटी ने पूरी तरह से छेड़छाड़ की और इसीलिए इसमें इतना लंबा समय लगा, 14 साल लगे। कि जिस तरह से 14 साल में स्पेशल कोर्ट को लगे, मैं समझता हूं कि आज न्यायपालिका का हम सम्मान करते हैं, लेकिन आगे के जो रास्ते खुले हैं, ठीक है। जो पीड़ित पक्ष है वो हायर कोर्ट में जा ये रहा तो है उनके और ऊपर है पूरी कि वो तरह से- जाएंगे, बिल्कुल, और उन्होंने कहा भी है कि वो स्वयं जाना कहा है। है। अदिति फडणवीस, इस पूरे मामले पे सिर्फ अगर न्याय की प्रक्रिया को देखा जाए, बहुत पॉलिटिक्स भी हुई है पिछले 1.5 दशकों में, हमने देखा है लगातार सरकारें बनी बिगड़ी तक हैं इस मुद्दे पर। आपको लगता है कि इस फैसले के साथ अभी कहीं क्लोजर नजर आ रहा है? आपको एक लगता है कि ये मामला खत्म होगा? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने जो 84 में दंगे हुए थे उसके लिए माफ़ी मांगी है और उनकी माफ़ी मेरे ख्याल से स्वीकार भी हुई है। लोगों ने कहा है कि हाँ, कुछ हुआ और उसमें दायित्व हमारा था और हमने गलत किया, हमसे गलती हुई और 10 साल इसके लिए क्षमा प्राइम मिनिस्टर कीजिए, भी रहे। क्षमा कीजिए। उनकी वो हुआ है। मेरे ख्याल से अब भारतीय जनता पार्टी को और जो भी वहाँ पर उससे संबंधित लोग थे, उन्हें भी ये कहना चाहिए और इससे उनका बड़प्पन जारी होगा, उनका बड़प्पन दिखेगा, दर्शाएगा कि हाँ, वहाँ पर कुछ चीज़ें हुई जो गलत हुई और इसके लिए हमें माफ़ी मांगनी है। हम वहाँ पर दायित्व हमारा था। हमारे प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा कि राजधर्म भी कुछ होता है। उस समय के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने कहा कि राजधर्म का पालन होना चाहिए। मेरे ख्याल से इसको थोड़ा सा राजनीति से ऊपर ले जाना चाहिए। तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने एसआईटी क्यों नहीं बनाए, तुमने क्यों किया, ये सब ठीक है, ये एक तर्क हो सकता है, लेकिन ये मामला तर्क से कहीं ज़्यादा ऊपर है और मेरे ख्याल से इसको शबनम हाशमी, क्या आपको लगता है किसी क्लोजर की तरफ आगे बढ़ रहा है मामला? अब ज़्यादातर मामलों में अदालती फैसले आए हैं, लगातार हम देख रहे हैं अलग अलग। आपको लगता है कि अब ये क्लोजर की तरफ बढ़ रहा है? 14 साल गुजर चुके हैं, कोई मामूली वक्त नहीं है। देखिए, क्लोजर किसके लिए? क्योंकि ज़किया जाफरी के मैंने जितने बयान पढ़े हैं ये फैसला आने के बाद, तो उनको उनकी तरफ से तो क्लोजर नहीं लग रहा। वो डिसअपॉइंटेड हैं। उनको ये उम्मीद थी कि बहुत ज़्यादा जो जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनको सज़ा मिलेगी, तो क्लोजर, और वो इसकी भी बात कर रही हैं कि हम अपील करेंगे, तो क्लोजर तो नहीं लग रहा। लेकिन जैसा आलोक जी ने कहा कि मैं भी इस बात का मैं ज़रूर वेलकम करती हूँ कि ये कन्विक्शन हुआ। अब पूरे लोगों का नहीं हुआ, कम हुआ, क्या सज़ा मिलेगी वो 6 जून को पता चलेगा, वो सारी बातें हैं। लेकिन अगर बिल्कुल ही, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मामले हैं, बहुत सारे हज़ारों ऐसे केसेस हैं जिसमें कुछ भी नहीं हुआ, जो वैसे ही गिर गए। और जैसा कि कहा गया कि ये इसलिए ही हो पाया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो रहा था। लेकिन लड़ाई ये अभी ना तो ख़त्म हुई है, और दूसरा ये कि जो हालात बन रहे हैं इस वक्त मुल्क में, तो चारों तरफ ऐसा नहीं लग रहा कि गुजरात से हम सबक लेके कुछ बेहतर समाज की तरफ जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हम बिल्कुल उल्टे रास्ते, रिवर्स गियर में बिल्कुल चल रहे हैं। राकेश सिन्हा, एक लोकतंत्र में वाकई विकास जो है बिना शांति और बिना अमन, बिना इंसाफ के क्या संभव हो सकता है? अदिति फडणवीस कह रही हैं कि थोड़ा सा जो है ग्रेस दिखाते हुए बीजेपी के बड़े नेताओं को माफ़ी मांगनी चाहिए। देखिए, एक बुनियादी अंतर समझिए। 84 के दंगे के लिए कांग्रेस ने माफ़ी मांगी। मैंने एक नाम लिया श्री जगदीश टैडलर का, बाकी नाम मैं नहीं लेना चाहता हूं। आप जाइए, जितने सिख विक्टिम हैं दिल्ली में, उनसे पूछिए कौन लोग थे, आइडेंटिफाइड थे। केटी तुलसी जैसे लोग 20 साल 25 साल से उनके लिए लड़ रहे हैं। क्या परिणाम निकला? लेकिन बीजेपी दिखा सकती है कि वो बेहतर पार्टी है, कांग्रेस पार्टी से मैं सभी दलों बेहतर को है। जिम्मेदार मानता हूं कि उन अपराधियों का अरे मेरी बात सुन लीजिए, बेहतर की बात नहीं है। दंगा कहीं भी हो कि जो लोग मारे जाते हैं उनकी भरपाई नहीं की जा सकती है। आप मेरी बात तो होने दीजिए। अरफा जी, गुजरात में किसी पार्टी ने दंगा नहीं कराया। जब 27 तारीख को गोधरा में कार सेवकों को जलाकर मार दिया गया, जिसमें भी कुछ लोग षड्यंत्र देख रहे हैं कि इन्हीं लोगों ने करा दिया, उसकी रिपोर्ट अब आ गई है, सारी बातें खुलकर आ गई। बनर्जी कमीशन फॉल्सिफाइड गलत साबित हो गया।
उसके बावजूद 27 को जब 58 कार सेवक मारे जाते, कहते अरे जब इस तरह की उत्तेजना का माहौल बनता है 10,000 क्या 50,000 लोग इकट्ठा हो जाते हैं। षड्यंत्र नहीं था, ये कोर्ट ने साबित किया। हमें कोर्ट की इस फैसले का स्वागत करना चाहिए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ 84 के दंगे के बाद भी क्या क्या हुआ था, आरएसएस ने कहाँ कहाँ क्या क्या किया था, मैं उस मुद्दे पर नहीं जाना चाहता हूँ। मिठाइयाँ भी बटी थी तो किसने बांटी थी, तो मैं कहना चाहता हूँ वो भी स्वाभाविक प्रक्रिया थी, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि हम सत्ताधारी दल थे हमने माफ़ी मांगी। क्या आज आप बड़प्पन नहीं दिखाएंगे? क्या आप नहीं कहेंगे कि हाँ हमारा भी कोई जिम्मेवारी है? आप कहते हैं कि साहब किसी पार्टी ने नहीं कराया, अरे वहां तो पूरी सरकार पार्टी बनी हुई थी, तमाम पुलिस ऑफिसर और तमाम पॉलिटिकल लोग वहां पर पूरी तरह से खत्म होने जा रही है। दो राजनीतिक दलों के लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं। लगता है कि इस मामले पर जितनी राजनीति अब तक देखी गई है, लगता नहीं है, जिस तरह अदिति कह रही है कि अभी भी नहीं लगता कि राजनीति खत्म होगी इस मामले पर। शबनम कह रही है कि जब तक लोगों को फाइनल आखिरी इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक शायद किसी के लिए भी एक क्लोजर नहीं हो सकता फिलहाल, लेकिन कार्यक्रम जरूर खत्म करना होगा। इसी के साथ अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।